हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सारे। आई जस्ट होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और अपने घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा नाम सिमरन कौर है और आज मैं आपके सामने जो नेक्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ दैट इज़ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ना व्हाट डू यू मीन बाय इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। देखिए, नाम बता रहे हैं, इंटर का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में। सो इंटर हैलोजन का मतलब बिटवीन टू हैलोजन्स। तो कोई भी ऐसे कंपाउंड विच आर बिटवीन टू डिफरेंट हैलोजन्स दे आर कॉल्ड एज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, राइट। जैसे अगर मैं लिखूँ F2, तो F2 जो है वो दोनों एक ही जैसा हैलोजन है विच इज़ दोनों फ्लोरीन के एटम्स हैं, ऑलराइट। सो दिस इज़ नॉट इंटर हैलोजन। इंटर हैलोजन का मतलब दो डिफरेंट हैलोजन्स जहाँ इन्वॉल्व होंगे, तो दैट काइंड ऑफ कंपाउंड्स दे आर कॉल्ड एज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो इसकी डेफिनेशन बनती है when two different halogens combine with each other then they are called as interhalogen compounds। अब जब हैलोजेंस कंबाइन करते हैं तो जनरली 3 से 4 तरह के कंपाउंड्स बनते हैं। एक बनता है एक्स एक्स डैश। तो एक्स एक्स डैश का मतलब क्या है कि ये वाला हैलोजन अलग होगा और ये वाला हैलोजन अलग होगा। जैसे आप लिख सकते हैं ClF हो गया या BrF हो गया, राइट। ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, एक्स एक्स डैश। अब नेक्स्ट है एक्स एक्स डैश जो है 3, मतलब जो सेकेंड आपका हैलोजन है वो 3 टाइम्स आ रहा है। जैसे इसी एग्जाम्पल को मैंने लेती हूँ, दिस विल कम आउट टू बी ClF3 और यू कैन से दिस कम आउट टू बी BrF3। इसी तरीके से एक्स एक्स डैश 5 जैसे ClF5 हो गया, BrF5 हो गया। और इस कैटेगरी में जनरली मेरे पास एक ही कंपाउंड आता है विच इज़ IF7। रीज़न बीइंग कि आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा है, दैट इज़ वाई इट कैन अकोमोडेट 7 फ्लोरीन अराउंड इट विच हैज़ कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज़। तो इसमें स्टेरिक रीजन्स की वजह से सिर्फ यही एक कंपाउंड है ऐसा जो स्टेबल होता है। अब आपको ये पता चल गया कि इंटरहैलोजन कंपाउंड्स होते क्या हैं। अब हम देखते हैं ये बनते कैसे हैं। देखिए, यहाँ मैंने सेम एग्जांपल लिया, जैसे ClF3 ClF5, राइट। तो इसमें देखो क्लोरीन और फ्लोरीन आपको नज़र आ रहा है कि दोनों में जो रॉ मटेरियल्स हैं, मतलब दोनों में जो रिएक्टेंट्स है वो क्लोरीन और फ्लोरीन ही है। अब सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप यहाँ फ्लोरीन का जो कंसनट्रेशन है वो बढ़ाते जा रहे हो। यू कैन सी यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 3 मोल्स है, यहाँ पे 5 मोल्स है, राइट। सो एज अ रिजल्ट आई विल हैव यहाँ पे ClF, यहाँ पे ClF3, यहाँ पे ClF5, तो इसके 5 आएगा, ऑलराइट। सो यहाँ पे इसकी प्रिपरेशन जो है, और जैसे जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता रहेगा। इज़ इट ओके। सो ये है इसका प्रिपरेशन, मोर और लेस सबका प्रिपरेशन ऐसा ही है। अगर आपको इन स्पेसिफिक यहाँ पे टेम्परेचर नहीं भी याद रहता तो आप हीट डेल्टा का साइन लगा देंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट आ जाइए प्रॉपर्टीज़ पे। अब अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो ये है कि दीज आर कोवेलेंट इन नेचर। अब आप बोलोगे कि कोवेलेंट क्यों है, क्योंकि देखा जाए तो है तो ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स इन्वॉल्व है इसमें। स्टिल वो कोवेलेंट क्यों है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में भी कि कोई भी कंपाउंड कोवेलेंट होगा या आयनिक होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिसाइड करती है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे क्लोरीन और फ्लोरीन है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, लेकिन जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हो तो जो इनका डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस, वो बहुत कम है, राइट। तो एज अ रिजल्ट यू कैन से दीज आर कोवेलेंट बिकॉज ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इज इट ओके। नेक्स्ट है दे आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसकी रिएक्टिविटी। तो यहाँ अगर मैं रिएक्टिविटी कंपेयर करूँ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स की और हैलोजेंस की, तो जो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स हैं दे आर मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू हैलोजेंस। अब उसका रीज़न क्या है, देखिए हैलोजन का मतलब है आई विल हैव एक्स एक्स बॉन्ड और इंटरहैलोजन का मतलब है आई विल हैव एक्स एक्स डैश बॉन्ड। तो सिर्फ फ्लोरीन को छोड़ के, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि F2 के केस में जो साइज़ छोटा, या आप ये कह सकते हैं कि चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड बहुत जल्दी ब्रेक कर जाता है। तो एक्सेप्ट फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सब केसेस में ये जो बॉन्ड है ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू एक्स एक्स डैश। उसका रीज़न क्या है, जैसे अगर मान लीजिए एक तरफ आप क्लोरीन और फ्लोरीन की बात कर रहे हैं और एक तरफ आप क्लोरीन और क्लोरीन की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं वो एक ही तरह के ऑर्बिटल्स हैं जो ओवरलैपिंग शो करेंगे। इसमें डिफरेंट और यू कैन से डिसिमिलर ऑर्बिटल्स हैं जो ओवरलैप करते हैं। तो जब भी डिसिमिलर ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, राइट। तो ये बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक बनेगा एज कम्पेयर टू दिस बॉन्ड। तो अगर ये बॉन्ड वीक है तो इट कैन ईजिली रिएक्ट। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो इंटरहैलोजेंस है दे आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजेंस, क्योंकि एक्स एक्स डैश जो बॉन्ड है वो वीकर है एज कम्पेयर टू एक्स एक्स बॉन्ड, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ overlapping of orbitals of two dissimilar atoms is less effective as compared to that of similar atoms। और इसमें जो एक्सेप्शन है वो सिर्फ फ्लोरीन का ले रहे हैं हम। उसका रीज़न क्या है कि चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से जो फ्लोरीन है उसमें वैसे ही जो ये बॉन्ड है वो बहुत जल्दी से डिसोसिएट कर जाता है, जो ये एक्स एक्स बॉन्ड है। ये आपने पहले भी पढ़ रखा है जब आपने हैलोजेंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरहैलोजन कंपाउंड्स, किस टाइप की होते हैं, क्या प्रिपरेशन है।
अब रिएक्टिविटी के बारे में बस यही पढ़ना था। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, थर्मल स्टेबिलिटी। अब थर्मल स्टेबिलिटी में सिर्फ आपको जो एक से दो चीज़ें याद रखनी हुई है कि थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम। मतलब जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एंड दूसरा, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे IF, BRF, CLF, आपकी मर्जी है, आप चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के अकॉर्डिंग कर लीजिए तब भी सेम एक्सप्लेनेशन आएगा, चाहे आप ये कर लीजिए कि जैसे जैसे साइज़ जो है यहाँ पे कम हो रहा है वैसे वैसे थर्मल स्टेबिलिटी कम हो रही है। तो क्योंकि आयोडीन का साइज़ यहाँ पे सबसे बड़ा है, सो इट विल बी मोस्ट थर्मली स्टेबल। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है ये कुछ हद तक हेलोजन से ज़्यादा होता है। उसका रीज़न क्या है कि अगर मैं एक Cl2 मॉलिक्यूल देखूँ और एक ClF मॉलिक्यूल देखूँ तो इसमें सेम तरह के एटम्स इन्वॉल्व होने की वजह से इसमें जो डाइपोल मूवमेंट है वो जीरो आ जाएगा, मतलब इसमें कोई भी पोलर करेक्टर नहीं होगा। इसमें ऑल्दो दिस विल बी अ कोवेलेंट कंपाउंड बट स्टिल इट विल हैव सम पोलर करेक्टर, चाहे वो 50% से कम ही होगा बट स्टिल इसमें कुछ ना कुछ पोलैरिटी होगी। दैट इज़ वाई दिस विल हैव मोर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये डिफरेंट जो कंपाउंड्स हैं वो डिफरेंट तरीके से हाइड्रोलाइज होते हैं। तो ये आप लर्न कर सकते हैं कि अगर ये X वाले हैं तो हेलाइड और हाइपोहेलाइड देंगे, अगर X3 वाला है तो हेलाइड देगा, X5 है तो हेलाइड देगा, और ये आपको पर हेलेट आयन देगा। ऑलराइट, अब नेक्स्ट है दीज आर गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। अब जैसे आप ClF5 की बात कर सकते हैं या आप IF7 की बात कर सकते हैं, आप BrF5 की बात कर सकते हैं, तो ये बहुत जल्दी दूसरे एटम को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, फ्लोरीन। दैट इज़ वाई यू कैन से दे आर गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स और गुड हेलोजनेटिंग एजेंट्स। अब लास्ट में इसके आते हैं इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। अब स्ट्रक्चर्स में सिर्फ 3 ही तरह के स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं, X3 में, X5 में और X7 में। राइट, सो सबसे पहले अगर मैं X3 की बात करूँ, जैसे ClF3 है, तो यहाँ मैंने ClF3 का एक स्ट्रक्चर बनाया है। ऑल्दो मैंने यहाँ पे फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाए हैं क्योंकि वो बहुत कंजस्टेड हो जाता। आई होप आपने क्लास 11th में पढ़ा है तो आपको याद होगा। तो क्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, सो 1 2 3 4 5 6 7। इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स दे आर यूज्ड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये जो 4 हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की फॉर्म में आ गई। सो मैंने मेरे पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हुए, 1 2 3 4 एंड 5, जिसमें से 3 क्या है बॉन्ड पेयर्स और 2 क्या हैं लोन पेयर्स। अब अगर टोटल 5 होता है तो जो शेप होती है वो ट्रायंगल बाइपिरामिडल होती है, लेकिन वो शेप कब होती है जब तुम्हारे पास कहीं भी कोई डिस्टॉर्शन ना हो। अब इस केस में क्या हो गया, इस केस में क्योंकि मेरे पास क्या है, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, इट हैज़ 3 बॉन्ड पेयर्स एंड इट हैज़ 2 लोन पेयर्स। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ 2 लोन पेयर्स हैं तो एज अ रिजल्ट इसकी शेप क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। तो ये जो आपका ट्रायंगल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री था, यहाँ पे आपको पता होगा कि ये 2 एक्सियल बॉन्ड्स हैं और ये 3 जो हैं ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं। एंड लोन पेयर्स आर ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपल्शंस कम होती हैं। आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है, राइट। तो रिपल्शंस कम होने की वजह से मैंने यहाँ पे 2 लोन पेयर्स प्लेस कर दिए। अब देखिए ये जो शेप बची है, कौन सी शेप बची, दिस इज टी शेप। तो जितने भी मेरे पास X3 टाइप ऑफ हेलाइड्स है दे विल ऑल हैव कौन सी शेप, टी शेप। नेक्स्ट है X5-। इस केस में भी देखिए मेरे पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे। सो 7 के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर बनाया मैंने, मेरे पास 5 बॉन्ड पेयर्स आ गए, 1 लोन पेयर आ गया। इसके अलावा मेरे पास टोटल ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं तो शेप होती है ऑक्टाहेड्रल, राइट। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर की वजह से इसकी शेप विल गेट डिस्टॉर्टेड, जिसकी वजह से इट विल हैव नाउ स्क्वायर पिरामिडल शेप, राइट। इसकी शेप क्या होगी, स्क्वायर पिरामिडल। और यहाँ पे जो एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये कि अगर ट्रायंगल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है, अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और इट कैन बी d2sp3 ऑल्सो, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए, इस केस में sp3d2 है, इन जनरल मतलब d2sp3 भी हो सकती है, उसके लिए भी शेप जो है वो ऑक्टाहेड्रल ही रहता है। नेक्स्ट है XX-7। अब इस केस में मैंने पहले ही बताया आपको कि वी हैव ओनली वेरी फ्यू कंपाउंड्स इन दिस कैटेगरी, जिसमें हम IF7 को सबसे ज़्यादा देखते हैं। और उसका रीज़न ये है कि इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, या इतनी ज़्यादा जो आप कहते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से दिस इज़ नॉट अ वेरी स्टेबल कंपाउंड, सो ओनली फ्यू कंपाउंड्स एग्जिस्ट अंडर दिस कैटेगरी। तो इसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स के अकॉर्डिंग देखूँ तो मेरे पास 7 बॉन्ड पेयर्स और इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो इसकी जो शेप है, अब आप देख सकते हैं दिस इज़ पेंटागन, राइट। और इसमें 2 जो हैं ये दे आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, सो इट इज़ पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, राइट। और इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होगी इट विल बी sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। सो अगर मैं इंटरहैलोजन कंपाउंड्स की बात करूँ तो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स में अगर आपको क्वेश्चन आ सकता है, ये मोस्टली वो इनके स्ट्रक्चर्स पे आता है या इनकी हाइब्रिडाइजेशन पे आता है। सो यू मस्ट नो ऑल द स्ट्रक्चर्स एंड द हाइब्रिडाइजेशन।
दूसरा जो है वो इस पे आ सकता है कि ये इनका नेचर क्या है, क्या ये मतलब कोवेलेंट हैं या ये आयनिक हैं, ठीक है, और इट कैन बी ऑन देयर स्टेबिलिटी या रिएक्टिविटी। तो बेसिकली यही 2-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और अगर मैं एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके स्ट्रक्चर्स हैं जो आपसे जनरली पूछ लिए जाते हैं, राइट। सो इसके बारे में यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी, इससे ज़्यादा आपको और कुछ खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक में। सो दिस इज़ ऑल। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। Due to some health issues, I'm not able to make the video on board now, but I'll be back very soon और बहुत जल्दी आपको दोबारा से बोर्ड पे ही वीडियोस मिलेंगी। तो फॉर दैट अभी के लिए आप इसको ऐसे ही समझिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी डू लेट मी नो, एंड इन केस यू हैव एनी डाउट्स डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर।